हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं भाई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 10 साइंस, दैट इज फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो के अंदर चार मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हम सॉल्व करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे काम की बात पर आएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी बात यह है कि भाई हर एक चैप्टर को 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर रिवाइज करिए शानदार तरीके से। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, चैप्टर फर्स्ट वन शॉट सीरीज बाय अभिषेक साहू लिख के आप सर्च कर सकते हैं क्लास 10 साइंस के लिए। आपको कुछ भी नहीं करना, हर एक चैप्टर इतना शानदार और स्मूथ तरीके से आपको समझ में आएगा ना कि आपको मजा आ जाएगा। बहुत शानदार स्टूडेंट्स का रिस्पांस आ रहा है, आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। और हां, ये जो केस स्टडीज आपको बता रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से प्रैक्टिस करो। लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। भाई बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो भी आपका रिस्पांस हो। हां, सबसे पहले बात करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और उस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे, हर एक जो क्वेश्चन होगा 1 नंबर का होगा। जिस तरह से आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। अब इस पैराग्राफ को एक बार आप अच्छे से पढ़ना, वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। भाई फिजिकल स्टेट्स, हां किसके बारे में बात कर रही है, बात ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड के लिए एस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड के लिए एस, एल से, गैसेस के लिए जी से, एक्वस के लिए ए क्यू से। इसी तरह से यदि प्रेसिपिटेट, यदि कोई चीज जम जाती है बॉटम सरफेस पर, किसी चीज की बॉटम पर, तो फिर हम जो है ना उसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से बताया गया कि गैस के लिए हम एरो अपवर्ड यूज करते हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ और बातें बताई गई हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी बातें बताने के बाद अब आपसे इसने 4 क्वेश्चन पूछ लिए। तो आपके काम को आसान बनाने के लिए, आपका जो है ना लिखने से टाइम बचाने के लिए हमने क्या किया कि ये सारे जो है ना इसको समराइज कर दिया कि ओनली वाटर जब भी, आप ये समझो इसको, ओनली वाटर जब भी हो तो आपको H2O के लिए L जो सफिक्स यूज करना है। सॉल्यूशन चाहे कोई सा भी हो, हाँ चाहे HCl हो, H2SO4 हो, इसके अलावा MgSO4 हो, आपको एक्वस AQ यूज करना है, गैसेस के लिए G यूज करना है, अपवर्ड एरो भी यूज कर सकते हो, सॉलिड के लिए S यूज करना है। अब इस बेसिस पर आपसे जो है ना ये 4 इक्वेशन दे दी गई, पूछ रहा है कि करेक्ट बैलेंस इक्वेशन पहचानो विद देयर प्रॉपर एंड राइट स्टेट्स। हाँ तो क्या करना है भाई, यहां पे देखो Mg लिक्विड लिख के दे दिया, गलत है। Mg सॉलिड होता है, एक्वस लिख के दे दिया, गलत है। इसी तरह से H2SO4 एक्वस लिखना, ये गलत है। तो ये दो रिएक्शन तो अपनी गलत हो गई ना। अब इसमें देखो ये दोनों थोड़ी थोड़ी सही नजर आ रही हैं। अब इनका क्या करना है, इनका हमें करना है कि चेक कर लो बैलेंस है या नहीं। जरा देख के बताना, यहां पर देख के बताओ S, ये S2 यानी कि 2 सल्फर दिए हैं, यहां पर तो एक ही सल्फर, ये गलत है। तो फिर सही इक्वेशन कौन सी है जो बैलेंस भी और स्टेट भी सही लिखी हुई है, बोले ये वाली। हाँ जरा चेक करो, ये वाली इक्वेशन एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। हाँ ये वाली एकदम राइट है, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं भाई, इसमें देख लो कि टू इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ गैसेस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हम भाई गैस के लिए कौन सा जो है सिंबल यूज करते हैं, गैस के लिए हम ये वाला। हाँ तो आप यहां पर G और ये लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको ये चेक करके बताना है कि यहां पर X और Y की जगह हम क्या लिख सकते हैं। तो जरा आप देख के बताओ कि NaOH क्या लिक्विड लिखोगे, बिल्कुल नहीं लिखोगे। क्या गैस लिखोगे, बिल्कुल नहीं लिखोगे। क्या सॉलिड है, बिल्कुल नहीं है। ये एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर क्या लिखोगे, X की जगह एक्वस, एंड देखो H2 गैस बनकर उड़ जाएगा, Y की जगह G। तो ये वाला जो आपका आंसर है ये एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ जो कुछ भी कहना चाहो, अगली वीडियो किस पर आनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बैलेंस। इसमें पूछ लिया कि भाई कौन सी रिएक्शन बैलेंस है, जरा चेक करके बताओ कौन सी रिएक्शन बैलेंस है। अगर आप ये वाली देखो तो इसमें एक साइड जो RHS में 4 क्लोरीन दिए हैं और LHS में जो है आप देखो ना, LHS मतलब रिएक्टेंट साइड, समझ रहे हो ना, रिएक्टेंट साइड। हाँ तो यहां पर कितने भाई 2 क्लोरीन। तो ये वाला तो अपना ये 2 क्लोरीन, ये देखो 4 क्लोरीन लिख के दिया, ये गलत हो गई। इसी तरह से आप इनको चेक करोगे, ये बैलेंस नहीं है। तो आप जरा इसको चेक कर लो, ये आपको बैलेंस मिल जाएगी, ठीक है। ये बैलेंस है। तो यहां पर जो आपका सही हो गया आंसर, वो क्या होगा, ये वाला, ठीक है ना। अगली बात करेंगे बैलेंस हमें इक्वेशन को क्यों करना चाहिए। तो हमने पढ़ा वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है केमिकल रिएक्शन। हाँ नेक्स्ट केस स्टडी पर आ जाते हैं। जरा यहां पर देखो, आपको आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये जो है डायग्राम सबसे पहले नंबर में मिल जाएगा, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि भाई इस
एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अच्छे से स्टडी करो और 4 क्वेश्चंस के जवाब देके 4 नंबर ले लो। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा हुआ है कि यहां पर देखो कि यहां से गैस इसमें जो है ना, यहां पर क्या पड़ा हुआ देखो ये H2SO4 क्या है, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक के ग्रेन्यूल्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा, हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ था कि हमेशा H2 गैस रिलीज होती है। H2 गैस रिलीज हो गई। अब इस H2 गैस ये पता कैसे पड़ेगा भाई ये H2 गैस ही है, H2S का टेस्टिंग कैसे की जाती है, तो H2 गैस जहां से रिलीज हो रही होती है वहां से सोप सॉल्यूशन से अगर आप इसको पास कराओगे तो फिर जब आप इसको क्या करोगे जब आप इसको एक कैंडल के साथ, कैंडल के जलती हुई कैंडल के जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो बबल्स जो होते हैं हाइड्रोजन गैस से, ये जो बबल्स होते हैं, ये जो बबल होते हैं सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन, ये पॉप साउंड के साथ बस्ट होते हैं। ये अपन ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है। अब इस बेसिस पर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अबव एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ऊपर दिए गए एक्सपेरिमेंटल सेटअप में से रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है, तो मेटल मतलब जिंक और एसिड मतलब H2SO4। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, इसके बाद पूछ रहा है कौन सी गैस निकल रही है, तो हाइड्रोजन गैस। और जरा ध्यान से देखो, चेक करो कि ये इसमें कौन सी इक्वेशन रही है। जब देखो ये जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका ZnSO4 प्लस H2 गैस ये बनाता है। ठीक है, तो यहां पर ये वाली इक्वेशन अपनी करेक्ट हो गई। ठीक है, ZnSO4 ये ठीक। नाउ अब आपसे पूछ रहा है व्हाट विल हैपन, अब आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा if NaOH is used in place of dilute sulfuric acid and test tube is heated। ध्यान से देखना, आपसे कह रहा है कि जब आप NaOH को इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, जब सल्फ्यूरिक एसिड की जगह जब ये NaOH जब यूज होगा तो इसकी जगह बन जाएगा सोडियम जिंकेट। क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है, जरा आप ध्यान से देखना, अगर आप इसकी जगह यूज करोगे Zn+2NaOH, ये एक्वस स्टेट में रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 प्लस यहां पर आपको मिलेगी H2 गैस। ठीक है ना, तो ये आपको सोडियम जिंकेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट। ठीक, नाउ इसके बाद कह रहा है हाउ विल यू टेस्ट फॉर गैस एवॉल्व। गैस एवॉल्व का टेस्ट कैसे करोगे, तो यहां पर तो बड़ी सिंपल सी बात है ना कि जलती हुई कैंडल को पास में लेके आएंगे, पॉपिंग साउंड के साथ ये बबल बस्ट होंगे। ठीक है ना, अगली जो केस स्टडी है ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा इसमें आपको ध्यान से देखना पढ़ना पड़ेगा। इसमें कह रहा है भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में इसमें बात की गई है। जरा ध्यान से देखो, इसने लिख के दिया है, इसमें कंफ्यूजन वाला एक पॉइंट दे दिया। ठीक है ना, तो आपको इस आराम से इसको पॉज करके पढ़ लो, अब तक मैं आपके लिख देता हूं कि याद रखना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन आती है और इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है ना, और इसके अलावा रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन जाती है और इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, नाउ ये बात समझ में आई। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन होती है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जबकि उल्टा होता है। एक बात याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये बात भाई गांठ बांध लो, इसको समझ आया, इसको मतलब अपने साथ बिल्कुल तरीके से जमा के रख लो इसको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। ठीक है ना, अब यहां पर आपको लिख के दिया इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। अब इसके बाद कह रहा है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात आपको बता दी। इसके बाद जो है ना, इसमें आपने कहा कि भाई ये जो रिएक्शन है मेटल नॉन मेटल सबके साथ होती है, और आपको यहां पर लिख के दे दिए एक रिएक्शन में लिख के दिया CuSO4 प्लस Zn, और ये आपको देता है ZnSO4 प्लस Cu। इसके बाद आपको यहां पर ध्यान देना है कि इसमें हो क्या रहा है, इन द अबव इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स रिड्यूस्ड। भाई कौन रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होने का मतलब कौन रिड्यूस, किसमें से
देखो ध्यान से देखो, कौन रिड्यूस हो रहा है, किसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, तो देखो ऑक्सीजन, कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो रहा है और क्या बन रहा है, कॉपर सल्फेट में से ऑक्सीजन निकल गई है ना, सल्फेट निकला, एस निकला, हमें इससे मतलब नहीं है, ऑक्सीजन निकल गई ना, तो कॉपर सल्फेट से ऑक्सीजन निकल गया, क्या बन गया, कॉपर ओनली। तो यहां पर कौन रिड्यूस हो रहा है, यहां पर कॉपर सल्फेट इज रिड्यूस्ड टू कॉपर टू फॉर्म कॉपर। ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो सबसे पहले बता दिया, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये प्रोसेस है, हाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इलेक्ट्रॉन मिलता है। यदि ये आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आपको सर्च करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बाय अभिषेक साहू। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ 100% कहता हूं कि भाई आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को बस एक बार पहचान लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को आपको पहचानना है, तो जरा ध्यान से देखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, तो देखो कॉपर सल्फेट, ध्यान से देखना, ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, जरा देखो इसको, Zn ने, जिंक ने इस कॉपर सल्फेट का ऑक्सीजन छोड़ा लिया, जिंक ने इस कॉपर सल्फेट का ऑक्सीजन छोड़ा लिया, जिंक ने कॉपर सल्फेट से ऑक्सीजन छीना ना, तो जिंक तो कैसा एजेंट हो गया भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, और कॉपर ने क्या कर दिया, कॉपर ने क्या कर दिया, अपना जो ऑक्सीजन है इसको दे दिया, तो ये कॉपर क्या हो गया, कॉपर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, जिंक। क्लियर है। नाउ इसके बाद आपसे कहा जाएगा आइडेंटिफाई द रिएक्शन, कि आपको ऊपर दी गई रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिकॉज यहां पर जिंक ने क्या किया, जिंक ने कॉपर सल्फेट से सल्फेट आयन को छीन लिया। ठीक है ना। अगली केस स्टडी में देखना है आपको भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको, जो ये जो केस स्टडी है ना, ये केस स्टडी सबसे ज्यादा खतरनाक है और सबसे आसान भी है। आपको कहा जा रहा है भाई मोर, कुछ नहीं, सिर्फ आपको 2 लाइन लिख के दी, सिर्फ आपको 2 लाइन लिख के दे दी, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं दिया, और कह रहा है कि भाई मोर रिएक्टिव मेटल, ज्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर लेते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम देयर सॉल्ट। है, याद रखना कि भाई जो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी, जो ज्यादा पावरफुल होगा, वो कम पावरफुल से, कम ताकतवर से इलेक्ट्रॉन, कम ताकतवर से जो है ना मेटल को डिस्प्लेस करा लेगा। बात समझ के चलना, या फिर कहें कि एटम्स को डिस्प्लेस करा लेगा, ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। जो ज्यादा ताकतवर है वो दूसरे से छीन सकता है, बस। इसके अलावा आप देखो ये रिएक्शन, ये जो टेबल है ना, ये टेबल हम सभी को याद रखनी होती है कि इसको अपन बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी ऊपर है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी ऊपर है, जो भी टॉप पर दिया है ना, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी टॉप पर है, वो नीचे वाले से अपना जो एटम है ना वो छीन सकता है। जैसे आपको बताऊं, पोटेशियम और सोडियम की लड़ाई हो जाए ना, तो पोटेशियम जीत जाएगा, सोडियम हार जाएगा, यानी कि पोटेशियम इससे जो छीनना चाहता है ना बिल्कुल ले लेगा। कैल्शियम और कार्बन की अगर, या फिर मैं कहूं जिंक की लड़ाई हो जाए ना, तो फिर क्या हो जाएगा कि भाई कैल्शियम इससे अपना एटम चाहे, आयन चाहे छीन सकता है, लेकिन जिंक इससे अपना जो है ना एटम, आयन या फिर आपका मॉलिक्यूल नहीं छीन पाएगा। ये बात आपको याद रखना है कि सीरीज में जो ऊपर है वो ताकतवर है, जो नीचे है वो कम ताकतवर है, हाँ, जिसको हम बोलते हैं लेस रिएक्टिव। तो आप यहां पर देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक मेटल इज एडेड टू एल्यूमिनियम सल्फेट। हाँ, ध्यान रखना कि जिंक और एल्यूमिनियम की लड़ाई हुई, जिंक और एल्यूमिनियम सल्फेट को आपस में लड़ाया गया, तो जरा देखना कि ऊपर कौन है, ऊपर है एल्यूमिनियम, नीचे कौन है, जिंक। तो ये बताओ क्या जिंक अपना जो क्या जिंक इसमें से SO4 को, इस आयन को, सल्फेट आयन को छीन पाएगा? नहीं। तो क्या बोलोगे, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जरा ये देखो, कह रहा कि भाई ऑब्जर्व करो अलग अलग टेस्ट ट्यूब को और उसमें पता करो कि भाई कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। तो जरा देखना यहां पर एल्यूमिनियम, क्या एल्यूमिनियम और ZnSO4 की रिएक्शन हो रही है, तो ज्यादा ताकतवर कौन है, एल्यूमिनियम। तो क्या ये जिंक से छीन पाएगा, तो मतलब क्या जिंक छीन पाएगा, नहीं छीन पाएगा। तो आपने देख लिया कि Zn ने SO4 ले लिया और एल्यूमिनियम खाली बैठा है, तो ये सही बात है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये ZnSO, ये गलत हो गया। हाँ, अब देखो जिंक आयरन से ज्यादा ताकतवर है क्योंकि जिंक ऊपर है, तो देखना जिंक खाली बैठा है और आयरन ने SO4 ले लिया, ऐसा कहीं होता है क्या, बिल्कुल नहीं। इसके बाद देखो आयरन कहां गया, आयरन देखो, आयरन कॉपर, हाँ, कॉपर और आयरन। अब देखो आयरन नीचे है
कॉपर मतलब आयरन ऊपर है, कॉपर इस रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। अब देखो कॉपर ने आयरन से सल्फेट आयन छीन लिया, ऐसा कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। ये वाली रिएक्शन सही है। जिंक नीचे है, एल्यूमिनियम ऊपर है, तो एल्यूमिनियम ने SO4 से जिंक सल्फेट से ये सल्फेट आयन ले लिया। ये वाली रिएक्शन सही है। तो आप इसमें क्या बोलोगे? आप इसमें बोलोगे ये जो डी वाला दिया है ना, इसमें आपको ऑप्शन ढूंढो, आपको इसका ऑप्शन जो है देख के बताना है। सॉल्यूशन बिकम कलरलेस एंड जिंक गेट्स डिपॉजिटेड। हाँ, जिंक गेट्स डिपॉजिटेड, ये वाला आपको, ये वाला जो अपना जो करेक्शन है ये एकदम सही है। हाँ, सॉल्यूशन बिकम Fe गेट डिपॉजिटेड, और ये चलिए ठीक है, ये वाला अपना नजर आ रहा है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो रहा है, आपको इसमें इक्वेशन को करेक्ट इक्वेशन में पहचान लेना है। देखो ध्यान से जरा चेक करो, FeSO4, ये देखो ध्यान से देखना, जिंक और आयरन, तो ZnSO4 ये ठीक नहीं है। ठीक है ना, ये ठीक है। चलो जरा चेक करो, Fe और CuSO4, Fe और CuSO4, तो ये तो एकदम ही गलत हो गया, ये FeFe लिखा हुआ है। इसके बाद जिंक प्लस FeSO4, जरा चेक करो, यहां से आपको देखना है कि कौन किससे छीन पा रहा है, और इस बेसिस पर आपको बताना है कि इस रिएक्शन को जरा अरेंज कर लेना। अरेंज करके दिखाओ एक बार इसको कि कौन किस मैनर में, एल्यूमिनियम देन जिंक देन आयरन देन कॉपर, तो फर्स्ट वाला आंसर अपना सही हो रहा है। ठीक है, इसमें आप इक्वेशन में चेक करिए। इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, सॉल्यूशन कैन वी स्टोर इट इन जिंक वेसल। हाँ, तो क्या हम एल्यूमिनियम सल्फेट को जिंक वेसल में स्टोर कर सकते हैं? तो जरा ये देखो, पहली चीज एल्यूमिनियम जो सल्फेट जो है ना कलरलेस है, यहां से आपको हिंट मिल जाएगी। हाँ, एल्यूमिनियम सल्फेट कैसा है भाई? कलरलेस है। और याद रखना, और एक बात याद रखना कि ओनर की गुस्सा अगर कम है, ओनर की गुस्सा कम है तो हम रख सकते हैं किसी चीज को, और अगर ओनर मालिक की गुस्सा अगर ज्यादा है ना तो हम किसी चीज को रख नहीं सकते हैं। बस इतनी सी बात याद रख लेना, ओनर की गुस्सा कम, यानी कि ओनर अगर लेस रिएक्टिव, तो हम जो है ना किसी दूसरी सब्सटेंस को रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जरा चेक करना, यहां पर क्या है, पूछ रहा है कि क्या हम जिंक को स्टोर कर सकते हैं, क्या? तो जरा चेक करो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, कैन वी स्टोर इन जिंक वेसल। हाँ, क्या वो पूछ रहा है क्या हम जिंक में स्टोर कर सकते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट को? तो जरा चेक करो, जिंक की गुस्सा ज्यादा है क्या? जिंक एल्यूमिनियम से नीचे आता है, इसका मतलब हम कर सकते हैं। जिंक एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है तो हम एल्यूमिनियम सल्फेट को इसके अंदर रख सकते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है कैन वी स्टोर ZnSO4 इन आयरन कंटेनर। अब कंटेनर अपना आयरन का है। हाँ, अब पूछ रहा है कि क्या हम ZnSO4 को रख सकते हैं? तो जरा आप खुद से बताओ, आयरन की गुस्सा कम है, लेस रिएक्टिव, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या बोलोगे? यस वी कैन स्टोर। हाँ, बस अब अगली केस स्टडी देखो, ये लास्ट केस स्टडी आज के लिए आपको यहां पर देखना है, इसको अच्छे से पढ़ो। ये एकदम सिंपल सी दी गई है। हाँ, इसमें कुछ नहीं दिया, इसमें कहा गया भाई कितनी सारी रिएक्शंस होती हैं हमारे चारों ओर, पॉज करके आराम से पढ़ो उसको, और इसमें से आपसे कुछ चीजें ये पूछ रहा है। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, कौन सी रिएक्शन करेक्ट नहीं है? तो जरा चेक करके बताओ। कॉपर ये तो ऊपर लिखा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में, सिल्वर ये नीचे लिखा जाता है, जरा देख लो यहां पर। हाँ, इसके बाद देखो, तो इसका मतलब है कॉपर ऊपर लिखा जाता है, सिल्वर नीचे लिखा जाता है। तो सिल्वर में दम नहीं है कि कॉपर से छीन ले, लेकिन इस रिएक्शन में छीनते हुए दिखाया गया। तो ये वाली रिएक्शन गलत है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, बिकॉज उसमें पूछा है विच इज नॉट करेक्ट। हाँ, इसके बाद पूछ रहा है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन व्हाइट वॉश ऑफ वॉल्स, यानी कि अगर हम दीवारों की पुताई करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है उसके अंदर। हाँ, तो देखो दीवारों की जब पुताई करते हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जब मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। क्विक लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, स्लेक लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, लाइम वाटर को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, फॉर्मूला फॉर रस्ट के लिए फॉर्मूला पूछ रहा है, जंग जो लग जाती है उसका फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दैट मींस Fe2O3.XH2O। हाँ, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पर आराम से आप टेबल बनाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, साइट्रिक एसिड आपका लेमन में होता है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में होता है। तो फोर्थ वाला ऐसे हो जाएगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि टिन प्लेटेड इंस्टेड ऑफ, वी यूज टिन प्लेटेड इंस्टेड ऑफ निकेल प्लेटेड। तो याद रखना कि टिन इज नॉन पॉइजनस, टिन क्या है भाई, नॉन पॉइजनस, इसलिए हम टिन प्लेटेड कोटिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस कमेंट सेक्शन में बताना
और डेली बेसिस पर एकदम कनेक्टेड रहना, डेली बेसिस पर एकदम कनेक्टेड रहना, बहुत शानदार मजा आने वाला है आपको। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दी गई, उसको विजिट करना, कमेंट सेक्शन में बताना, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको जल्दी ही मिलने वाली है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।